सो होमोलिसिस हमने कर लिया था। होमोलिसिस में हमने देखा था कार्बन फ्री रेडिकल बन रहे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर होमोलिसिस हो रहा है तो क्या बनते थे? कार्बन फ्री रेडिकल, है ना। ये इसमें अभी जब मिलेगा ना आपको, तो एक बार इसमें मिस्टेक्स वगैरह जो भी होगा एक बार देख लेना। ऐसे तो नहीं लग रहा मुझे कुछ मिस्टेक्स होगा, अभी देखना है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इसके अलावा 5-6 पार्ट टेस्ट और मिल सकते हैं आपको। उन बच्चों के लिए 6 पार्ट टेस्ट है ना 11 का। 5 11 का है और एक 11 का फुल सिलेबस उनका अलग है। ये आपका अलग बन रहा है, उनका अलग है। तो 8 इधर हो गए और 6 14, मतलब चाहो तो तुम 14 टेस्ट दे सकते हो 11th में। समझ गए? एक बार मुझे बता देना ना, अभी प्रिंट हुआ नहीं है, अगर लग रहा है कुछ भी गलती है तो एक बार बता देना, ठीक है। चलो लिखो हेट्रोलिसिस। व्हाट इज द कंडीशन फॉर होमोलिसिस? ठीक है, हेल्पर, हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। पता है कभी कभी क्या होता है कि मान लो इधर इधर देखो CH3 है और इसको OH डॉट से रिएक्शन करा दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई रेडिकल दिया तो हमने क्या कर दिया, यहाँ क्या बना दिया, CH3 एंड वाटर। ये कैसे हुआ सोच सकते हो? ये हाईली एनर्जेटिक है, हाईली अनस्टेबल। इसके पास इतनी एनर्जी है कि CH बॉन्ड का होमोलिसिस करा के H डॉट को अपने पास बुला लिया। तो H डॉट एंड O डॉट क्या बन जाएगा? OH बॉन्ड बन जाएगा। आया समझ में? कोई भी अल्केन लेते हो ना, मान लो RH है और मान लो यहाँ Br डॉट है, एनी हाउ हमने समहाउ मैनेज कर दिया, Br डॉट कहीं से उठा के ले आए, क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली R डॉट HBr। ये इतना एनर्जेटिक है कि इस बॉन्ड का होमोलिसिस कराकर H डॉट को अपने पास बुला लिया। और ऐसे भी बताओ Br डॉट किससे कोलाइड करेगा? जो सरफेस पे एटम है उसी पे ना। तो इसके सरफेस पे कार्बन है या हाइड्रोजन है? क्या ये डायरेक्ट OH डॉट कार्बन के पास पहुंच पाएगा? ऐसा होता है ना मिथेन, जब कोलिजन की बात आएगी तो OH डॉट किससे टकराएगा डायरेक्टली? होगा ना। तो इससे जैसे ही कोलाइड हुआ तो देखो यहाँ बॉन्ड बन गया। क्लियर हुआ? ये बॉन्ड का होमोलिसिस हुआ, H डॉट एंड OH डॉट रिएक्ट कर गया। तो जनरली जो मॉलिक्यूल के सरफेस पे हाइड्रोजन है वही हटता है। तो कल क्या बताए थे, रेडिकल कैन जनरेट अनदर रेडिकल, बोला था ना, लास्ट में था ना एक कंडीशन। तो देखो रेडिकल्स आर हाईली एनर्जेटिक एंड दे कैन जनरेट अनदर रेडिकल। समझ में आ रहा है? लास्ट क्लास तो मैंने डायरेक्टली ऐसे बॉन्ड तोड़ दिया था ना, वहां पे कंडीशन नहीं देख के ऐसे बोल दिया था डायरेक्टली। बोलो, ऐसे लिखा था ना लास्ट क्लास, याद करो। मिथेन लिख के हमने लिख दिया था कि इसका होमोलिसिस करेंगे तो CH3 डॉट एंड H डॉट। अभी देखो क्या हो रहा है, आ रहा है समझ में? लिख लो फिर। तो ये होमोलिसिस में ही थोड़ा सा बात एक्स्ट्रा बता दिया आपको। अब हेट्रोलिसिस करते हैं। गलती मिल गया क्या? हाँ, और खोजो और खोजो, और क्या क्या गलती है। लिखिए हेट्रोलिसिस। होमोलिसिस से कार्बन फ्री रेडिकल बनता है, याद रहेगा। अच्छा, हेट्रोलिसिस में हमने क्या देखा? हेट्रोलिसिस, तो देखो हेट्रोलिसिस में क्या बातें हैं। अगर A और B के बीच में बॉन्ड है तो पहला केस है कि अगर ये नॉन पोलर होगा तो, नॉन पोलर होगा तो हम ज्यादा नहीं बोल सकते कि हेट्रोलिसिस होगा। केस यही है ना। नॉन पोलर होगा तो यह पोलैरिटी ही नहीं है। नॉन पोलर कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B बराबर होगा, मतलब डेल EN 0 टेंडिंग टू 0। इस केस में लेस चांस है ना, लेस चांस ऑफ हेट्रोलिसिस। बोल सकते हैं कि नहीं? होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है नॉन पोलर बॉन्ड प्रीफर टू अंडरगो होमोलिसिस। अभी पढ़ा ना आपने। अगर पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड, तब दो केस है बच्चे, है ना। पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A का ज्यादा है B से, एंड दूसरा केस हो सकता है B का ज्यादा है A से।
अगर ऐसा होगा ना बच्चे, तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ए, क्योंकि ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ए लेके जाएगा, ए माइनस बी प्लस बन गया। तो हेट्रोलिसिस से केटायन और एनायन बना करता है, याद रहेगा। और इस केस में बॉन्ड कैसे टूटेगा बताओगे, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, बी के पास, तो ए पे प्लस बी पे माइनस। बी पे जो दो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं उसको सही से समझना। जैसे मान लो इसको मैंने कलर से ऐसा दिखा दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, बी का भी इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया। देख रहे हो, दो बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें से एक तो ए का है, एक बी का है, दोनों आ गया इधर। और इस केस में फिर से अगर इसको ऐसे दिखाएं तो ये इधर आ गया, दिख रहा है, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इसको नेगेटिव देंगे, इसका इलेक्ट्रॉन छीन गया इसीलिए इसमें प्लस आया। इस केस में उल्टा हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन छीन गया इसलिए इसमें प्लस आया। लेस चांस ऑफ हेट्रोलिसिस, लेस चांस ऑफ हेट्रोलिसिस, है ना। ऐसा नहीं, कंपलसरी नहीं बोलना कि हेट्रोलिसिस नहीं होगा, हो सकता है हेट्रोलिसिस, लेकिन नॉन पोलर बॉन्ड का ज्यादा चांस किसका है, और पोलर बॉन्ड का ज्यादा चांस किसका है, हेट्रोलिसिस। अब पोलर बॉन्ड तोड़ने का भी एक कला होगा बच्चे, क्या कला होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देना है, ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा है एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और तुमने इस बॉन्ड को इस अंदाज में तोड़ दिया, मान लो ऐसे तोड़ दिया, तो फिर मतलब बस ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा गलतियां कर लेना, दिक्कत नहीं है, बट मेरा नाम नहीं लेना, मैंने पढ़ाया है ना, ठीक है। तो जनरली कला यही है कि पोलर बॉन्ड जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन उधर ही जाएगा या पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर ही जाएगा, ठीक है। क्या ये कंपलसरी है कि बॉन्ड नॉन पोलर ही होना चाहिए होमोलिसिस के लिए, होमोलिसिस के लिए मोर फेवरेबल नॉन पोलर है। उसी तरह क्या हेट्रोलिसिस के लिए बॉन्ड पोलर ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब नॉन पोलर बॉन्ड का भी हेट्रोलिसिस हो सकता है, समझ गए ना। बताता हूँ भी, देता हूँ। तो हेट्रोलिसिस से क्या क्या बनता है, केटायंस एंड एनायंस, है ना। आयंस बनते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जबकि होमोलिसिस से आयंस नहीं बने थे, होमोलिसिस से पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज नहीं बने थे, आपको ध्यान में है, ठीक है। कौन कौन नहीं आए, उधर दो नई बच्ची नहीं है, और कौन नहीं है, वेदांत, अच्छा लिख लिया। नाउ लिखो कंडीशन फॉर हेट्रोलिसिस। जनरली आपको याद है होमोलिसिस के लिए क्या कंडीशन लिखा है, हेल्पर, हेल्पर ना, नॉन पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी कंपैरेबल और हेल्पर कंडीशन, हेल्पर कंडीशन। तो यहाँ पे लिख लो बॉन्ड शुड बी पोलर, बॉन्ड शुड बी पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड नॉट बी जीरो, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होना चाहिए बॉन्डेड एटम के बीच में, नहीं, ठीक है। मोर फेवरेबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, वाई, आयंस बनते हैं ना, आयंस बनते हैं ना। देखो पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, उसके पास अपोजिट पोल्स होते हैं, ठीक है। और अगर अपोजिट पोल है और आयंस बने, तो नहीं लगता है कि उस सॉल्वेंट का जो नेगेटिव पोल है वो केटायन को घेर लेगा, बोलो। सॉल्वेंट का, पोलर सॉल्वेंट का मतलब वो कैसा दिखता है, डाइपोल जैसा दिखता है, किसी एटम पे माइनस किसी एटम पे प्लस। पोलर सॉल्वेंट लुक्स लाइक ए डाइपोल, डाइपोल समझते हो थोड़ा बहुत, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस। जैसे HF एक पोलर डाइपोल बना देगा, क्योंकि यहाँ डेल प्लस या डेल माइनस हो। वाटर भी एक डाइपोल बना देगा, डेल माइनस डेल प्लस।
सॉरी यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो पोलर सॉल्वेंट विल हैव अपोजिट पोल्स, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। पोलर सॉल्वेंट में अगर आयंस बन जाते हैं तो कैटायन को पोलर सॉल्वेंट का नेगेटिव पोल घेर लेगा, गुड टू गो। और एनायन को पोलर सॉल्वेंट का कौन घेरेगा बताओ, आ रहा है समझ में? एनायन को पोलर सॉल्वेंट का पॉजिटिव पोल घेर लेगा, दिस इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसीलिए हम यहाँ बोलते हैं कि हेटेरोलिसिस मोर फेवरेबल इन, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में अगर हेटेरोलिसिस कराते हैं तो आयंस बनेंगे और आयंस गेट सॉल्वेटेड, आयंस गेट स्टेबलाइज हो जाएगा ना। कैटायन को वाटर सराउंड कर लिया, एनायन को वाटर सराउंड कर लिया तो स्टेबलाइज हो गया। क्लियर है? तो थोड़ा एक्सप्लेन करके भी लिखो व्हाई हेटेरोलिसिस इज मोर फेवरेबल इन, थर्ड पॉइंट क्या लिखा, हेटेरोलिसिस इज मोर फेवरेबल इन पोलर सॉल्वेंट, बट व्हाई? पहला कंडीशन क्या है, बॉन्ड शुड बी पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस शुड बी हाई। तीसरा क्या बोला, इट इज मोर फेवरेबल इन, आपको याद है वो होमोलिसिस में कल क्या लिखा था, इट इज मोर फेवरेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और इन गैस फेज, क्योंकि वो आयंस नहीं बनते ना। आयंस को हाइड्रेशन या सॉल्वेशन की जरूरत होती है, न्यूट्रल स्पीसीज को किसी का जरूरत है क्या, नहीं है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि ये लाइन में अपना जज्बात भी डालो कि व्हाई, है ना, पोलर सॉल्वेंट्स आर मोर फेवरेबल फॉर हेटेरोलिसिस, व्हाई। तो थोड़ा अपना जज्बात भी लिखोगे तो बाद में समझ में आएगा। तुम थोड़ा ये लिख सकते हो पोलर सॉल्वेंट लुक लाइक ए डाइपोल हैविंग अपोजिट पोल्स, नहीं, हेटेरोलिसिस इज मोर फेवरेबल इन पोलर सॉल्वेंट, व्हाई? इसके पीछे का जज्बात खुद से लिख पाओगे, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? पक्का? लिखो लिखो फिर। हाँ जी लिखिए, हेटेरोलिसिस इज मोर फेवरेबल इन पोलर सॉल्वेंट, व्हाई? उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बोला खुद से लिखने के लिए, ठीक है? साइलेंस 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 साइलेंस, हाँ इधर। इसके अलावा देखो, नो डाउट बॉन्ड टूटना है तो थोड़ा हीट वगैरह तो चाहिए होगा, इसमें तो डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हेल्पर कंडीशन नहीं लिखवाते कि 400 डिग्री सी और वो सब एच न्यू वगैरह सब उसके लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बॉन्ड का हेटेरोलिसिस करने की कोशिश करते हैं। मान लो आरसीएल बॉन्ड है, बताओ इसका हेटेरोलिसिस होगा तो क्या होगा? वेरी गुड, आर प्लस एन, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेटेरोलिसिस से कार्बोकेटायन बन सकता है, कार्बोकेटायन, कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, कार्बोनियम आयन, समझ गए? जैसे एग्जांपल मान लो CH3Cl है, क्या हो जाएगा? CH3Cl CH2Br, है ना, ऐसा ले सकते हैं। CH3, बताओ इन सब में क्या बनना चाहिए अगर हेटेरोलिसिस हो रहा है तो? ध्यान रखना अपने आप ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, है तो सिग्मा बॉन्ड, तो कुछ कुछ कोई आया होगा तब ये बॉन्ड टूटा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अपने आप तो नहीं टूटा होगा, लेकिन अभी कौन आ रहा है उस वो तो रिएक्शन में देखेंगे। अभी फिलहाल अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? CH3 प्लस Cl माइनस, मिथाइल कार्बोकेटायन, इसका नाम हो जाएगा इथाइल कार्बोकेटायन या ब्रोमाइड आयन। ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? एरो ऐसे ही दिखा होगा ना बच्चे, दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक तरफ ही गया, क्या बन गया? आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। इसका नाम क्या है, कभी सुना है आइसोप्रोपाइल ग्रुप? तो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेटेरोलिसिस से क्या बन सकता है? कार्बोकेटायंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेटेरोलिसिस से क्या बन सकता है? कार्बोकेटायंस। यस नो? ठीक है, लिखो फटाफट लिखो, ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। अगर मैं ऐसा बेंजाइल पे कोई ग्रुप ले लूं, मान लो Cl है, बताओ यहाँ हेटेरोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? दोनों इधर ही जाएगा, इसका नाम है बेंजाइल कार्बोकेटायन, बड़ा स्टेबल माना जाता है।
जैसे बेंजाइल रेडिकल स्टेबल होता है ना, उसी तरह से बेंजाइल कार्बोकेटायन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। धीरे धीरे सीखते रहेंगे। इसमें क्या बनेगा हेट्रोलिसिस से? हम अदर बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, मतलब सीसी बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, सीएच बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? हमें हेट्रोलिसिस पढ़ना है। हेट्रोलिसिस में पोलर बॉन्ड ब्रेक होगा, सीसी बॉन्ड पोलर होता नहीं, सीएच बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होता नहीं। इस केस में भी कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? तो यहाँ पे बन जाएगा एलाइल कार्बोकेटाइन। क्या नाम है इसका? एलाइल सी प्लस लिख देता हूँ। और ये कैसा है? बेंजाइल सी प्लस। ठीक है। आपको मैंने शुरू में क्या लिखा है? ड्यू टू हेट्रोलिसिस केटायन एनायन बनता है, केटायन और एनायन। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हेट्रोलिसिस हो रहा है तो केटायन कार्बन पे आ गया, इसीलिए उसका नाम लिख दिया कार्बोकेटायन। बड़ा फेमस रिएक्शन इंटरमीडिएट है। जैसे रेडिकल्स आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बन फ्री रेडिकल्स आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, सिमिलरली कार्बोकेटायंस आर आल्सो इवन रेडिकल से ज्यादा फेमस है ये। पूरे 11th-12th में सबसे जो ज्यादा बार इंटरमीडिएट बनेगा सारे रिएक्शंस में, वो कार्बोकेटायन ही होंगे। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, यहाँ तक डन है? आगे बढ़े। फिर से देखो, बहुत तसल्ली से एकदम स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, है ना? ये स्टेबल है बेंजाइल, एलाइल भी स्टेबल है, ये आइसोप्रोपाइल भी स्टेबल ही माना जाता है। यहाँ पे देखो, अगर कोई पूछे इस कार्बोकेटाइन का डिग्री, तो मत बोलना कोई डिग्री ही नहीं है, लेकिन इसका डिग्री क्या है? एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, तो दिस इज 1 डिग्री C प्लस। ये क्या है? 1 डिग्री C+। ये 2 डिग्री C प्लस। डिग्री भी बताओ थोड़ा कार्बोकेटाइन की, है ना? अगर हम 3 डिग्री C प्लस बनाने का कोशिश करें तो ऐसा दिखा देते हैं। चलो, इस बॉन्ड की क्या कर सकते हैं हेट्रोलिसिस? क्या कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा? इसी पे प्लस आएगा ना, और Cl माइनस। ये 3 डिग्री C प्लस है। अभी सीख लेना, अगर कार्बोकेटाइन की डिग्री पता हो तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हालांकि बेंजाइल एलाइल उससे भी ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर डिग्री बेसिस पे बोला जाए स्टेबिलिटी, आगे सिखाएंगे, ऐसा दिक्कत नहीं है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। एलाइल बेंजाइल कार्बोकेटाइन, एलाइल बेंजाइल पे अगर डॉट भी रहता तो वो भी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। तो क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेट्रोलिसिस से सिर्फ कार्बोकेटाइन ही बनेगा? कार्बेनाइन भी बन सकता है, लेकिन उस केस में कार्बन का रिश्ता लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से होना चाहिए, तभी तो इसी पे नेगेटिव जाएगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ना बच्चे? हाँ, वेरी गुड, अच्छा सीख रहे हो। अगर कार्बन का रिश्ता मेटल से है तो इस बॉन्ड को कैसे तोड़ना चाहिए? R पे माइनस आएगा और मेटल प्लस, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा ना बच्चे। तो कार्बेनाइन भी बन सकता है ना हेट्रोलिसिस से, और मेटल पे क्या आ गया? प्लस। कार्ब एनायन, इसका नाम क्या है? कार्ब। किसी नॉर्मल एटम पे नेगेटिव होता तो सिर्फ एनायन बोलते, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन पे नेगेटिव होना एक स्पेशल नाम रखता है, कार्बेनाइन। कार्बन में पॉजिटिव रखना कार्बोकेटाइन, कार्बोनियम आयन। कार्बन पे रेडिकल आना कार्बन फ्री रेडिकल। वो सब स्पेशल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है। जैसे मान लो CH3MgBr कैसे टूटेगा बताओ? कौन कौन सा बॉन्ड कैसे टूटेगा? Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? ये कैसे टूटेगा? Mg से लेगा वो, तो Mg पे ये बॉन्ड पहले बताओ कैसे टूटेगा? CH3 वेरी गुड, CH3 माइनस। Mg को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन उधर गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन उधर गया। अरे ये बॉन्ड तो थोड़ा बहुत कोवेलेंट है भी, ये बॉन्ड तो आयनिक ही है, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और ये टूटने के बाद एक प्लस और आया इस पे, तो यहाँ Mg पे +2,
एंड बी आर माइनस। समझ गए? हाँ सर। मैग्नीशियम न्यूट्रल नहीं होगा, मैग्नीशियम +2 पे होगा, देख लो, है ना। CH3 MgBr को कैसे तोड़ेंगे? CH3 माइनस Mg+2 Br माइनस, दो नेगेटिव आया, एक पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव भी डाइवेलेंट है, वो तो न्यूट्रल ही है ना। दो मोनोवेलेंट एनायन, एक डाइवेलेंट कैटायन, तो न्यूट्रल हो गया कि नहीं? ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेटेरोलिसिस से क्या बनता है? कैटायन एज वेल एज कार्बोकैटायन एज वेल एज अदर पे भी नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, वो नहीं दिखा रहे हैं। कार्बन पे नेगेटिव आया लेकिन उसको क्लोरोनियम आयन ऐसा कुछ नाम नहीं दे रहा है। इसका नाम फेमस है क्लोराइड आयन, क्यों डिस्टर्ब करें? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम आयन, तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। अगर कार्बन का कोई कंपाउंड है और वो जुड़ा हुआ है उसके जस्ट पहले वाले ग्रुप के किसी एलिमेंट से, बोरॉन से अगर जुड़ा हुआ है, तब भी वो सेम रिजल्ट देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से ही तोड़ना है, वो किससे जुड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो होगा ना कुछ ना कुछ, उसके हिसाब से तोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। और वो जो तुम बोल रहे हो एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए, समझ गए ना। कार्बन बोरोन के बीच में बॉन्ड बनता है, दोनों नॉन मेटल है, बनता होगा तो देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड भी पोलर नेचर का होता है ना, यहाँ पे तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये तोड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ा, ये बॉन्ड ही नहीं है, ये तो आयनिक है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, समझ गए। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ा, ये तोड़ रहे हैं हम लोग। क्लियर है? बोलिए। जैसे मान लो अगर ऐसा है और यहाँ पे कोई एक ऐसा कंपाउंड ले लिया, मान लो Y, लेकिन वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कैसे तोड़ेंगे? यहाँ दिया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y लेस देन कार्बन, अब बताओ। CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, राइट, Y प्लस, इसको विनाइल कार्बोनाइन बोलते हैं, विनाइल C माइनस। इथिनाइल भी बोल सकते हो, विनाइल भी बोलो। तुमने हंसना ही छोड़ दिया, कोई दिक्कत चल रहा है? लास्ट बेंच, हाँ सीरियस हो गए? और गुड, ठीक है। स्कूटी छिन गई क्या तुम्हारी? हाँ, स्कूटी है ना तुम्हारे पास अभी? फिर अब कुछ और चाहिए, स्कूटी नहीं चाहिए। अपसेट क्यों? ओके गाड़ी, हाँ अगर ऐसा होता तब फिर से जज्बात वही हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C Y प्लस, समझ गए। अगर इसको मैं बेंजीन पे जोड़ देता हूँ Y को, तब रिंग पे ही नेगेटिव आ जाएगा, ये सब एज इट इज रहेगा, यहाँ नेगेटिव दिखा दो बस, Y प्लस, नहीं Y मान लो कोई मेटल है, ऐसा Y कोई मेटल है, ठीक है। डन। तो हेटेरोलिसिस से क्या सिर्फ कार्बोकैटायन बनता है? नहीं, कार्बोनाइन भी बन सकता है। अब देखो, अब थोड़ा सा वो वाला जज्बात समझना, अभी तक जितना भी हम बॉन्ड तोड़ रहे थे, अगर गौर करो तो सारे सिग्मा ही तोड़ रहे थे, पाई भी तो तोड़ सकते हैं। अब ये वो केस है कि ये बॉन्ड नॉन पोलर है, सिग्मा भी नॉन पोलर है, पाई भी नॉन पोलर है, समझ में आया? अब ये इसको तोड़ने के लिए चलो कोई यहाँ पे कोई मैं हेल्पिंग, देखो ये बॉन्ड टूटा होगा तो किसी ना किसी के प्रेजेंस में टूटा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं दिया, मैं बोला बस बॉन्ड को तोड़ दीजिए। क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? इसको हटा दूं?
इथाइन का कार्बन आयन है, इथाइन है ना, इथाइनाइल कार्बन आयन है ना। खैर इधर इधर सब लोग ध्यान देना। अभी मैंने आपको ऐसा दिया था और मैं बोला इस बॉन्ड को तोड़ दो, राइट? ऐसे ही बोला था ना। तो तुमने क्या किया था, यहाँ प्लस यहाँ माइनस लाया था, अरे याद करो। लेकिन क्या ये बॉन्ड अपने आप टूट गया होगा? सिग्मा बॉन्ड स्टेबल, अपने आप क्यों टूटेगा? ये किसी न किसी के प्रेजेंस में टूटा होगा। जैसे अगर इसको Cn माइनस से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ अटैक करके इसको तोड़ देगा। मेरी बात समझ रहे हो? जब आप इसको KCN से रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि जब इसको KCN से रिएक्शन करा गया तो CH3Cn और KCl बन गया। अपने आप ये बॉन्ड नहीं टूटा बच्चे। कार्बन हेलोजन बॉन्ड पोलर जरूर है, बट है तो सिग्मा बॉन्ड ना, अपने आप तो ब्रेक नहीं होगा। किसी के प्रेजेंस में कोई रिएजेंट आया तब ब्रेक हुआ, और कोई रिएजेंट आया तो हेट्रोलिसिस हुआ, होमोलिसिस नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है ये बॉन्ड पोलर है। तो ये जो हुआ है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक्चुअल एक्सप्लेनेशन पे आ रहे हैं। कैसे ये हुआ होगा, कैसे हुआ होगा बताओ? मैकेनिज्म में बात करें तो कैसे हुआ होगा? इसका कौन सा पार्ट रिएक्टिव है जी? ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बॉन्ड पोलर है, इसका रिएक्टिव कौन सा पार्ट है? Cn माइनस ना, Cn माइनस। तो ये जब इस पे अटैक करेगा तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो पोलर बॉन्ड को तोड़ दिया। समझ गए? क्या बन गया? CH3 Cn, K माइनस, K प्लस और Cn माइनस साथ हो लेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो कोई भी बॉन्ड सिग्मा पाई हो या पाई हो, पोलर है लेकिन अपने आप टूटेगा ऐसा जरूरी नहीं है, किसी ना किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में टूटेगा। लेकिन अभी जितने भी एग्जांपल हमने दिए वहां रिएजेंट नहीं लिखे, बस बोला तोड़ दो पोलर बॉन्ड को। लेकिन वो समझना अपने आप वो नहीं टूटा होगा, कोई ना कोई उसको फोर्स किया होगा कि ठीक है तू निकल, मैं आया। इनफैक्ट ये ज्यादा रिएक्टिव है और Cl माइनस स्टेबल है, मोर रिएक्टिव कैन सब्स्टिट्यूट लेस रिएक्टिव। तो Cl माइनस के प्रेजेंस में क्लोरीन जो है, क्लोराइड आयन, वो स्पेक्टेटर आयन की तरह बिहेव करेगा। उल्टा नहीं होगा, अगर इसको इससे रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगा। समझ गया ना? स्ट्रॉन्ग कैन रिप्लेस द वीक ना, वीक कैन नॉट रिप्लेस द स्ट्रॉन्ग। समझ गया ना? खैर उसी तरह से मान लो अगर इथीन है, अगर इथीन का पाई बॉन्ड तोड़ना चाहते हो, देखो यहाँ तो पोलैरिटी भी नहीं है क्या? इन सब में तो पोलैरिटी दिख रहा था, यहाँ रीजन भी दिख रहा था, लेकिन यहाँ पोलैरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी ये पाई बॉन्ड का हेट्रोलिसिस होता है जब H प्लस इसके तरफ आता है। जब H प्लस इसके तरफ आता है ना तो इथीन का पाई बॉन्ड टूट जाता है। समझे? तो नॉन पोलर बॉन्ड का भी हेट्रोलिसिस हो सकता है, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई रिएजेंट होता है। जैसे ये पोलर बॉन्ड था और ये इसका हेट्रोलिसिस हुआ, पोलर बॉन्ड का हेट्रोलिसिस हुआ तो समझ में भी आता है कि हाँ भाई होना ही है, लेकिन यहाँ भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है ना, उसको हेट्रोलिसिस अपने आप तो हो नहीं रहा है, नाइट्राइल आके उसको हटा रहा है। उसी तरह जब नॉन पोलर बॉन्ड है तो अपने आप तो कभी नहीं टूटेगा, कतई नहीं टूटेगा। अरे पोलर बॉन्ड तो थोड़ा बहुत चांस रखता भी है टूटने का, लेकिन वो भी अपने आप कभी नहीं टूटता। नॉन पोलर बॉन्ड तो कतई नहीं टूटेगा ना अपने आप, पोलैरिटी ही नहीं है। लेकिन जब इसके तरफ H प्लस अप्रोच करता है तब ये बॉन्ड टूट जाता है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं, सिग्मा नहीं तोड़ रहे हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये इसका इधर आना और इस बॉन्ड का टूटना सब साथ में चल रहा है, और ये जब तक आएगा वो इससे रिश्ता भी बना लेगा। मेरी बात समझना, ये टूट के पहले ये टूटा फिर ये जुड़ा, ऐसी वाली बात नहीं है। क्या बोला, समझ में आ रहा है? पहले अल्कीन का पाई बॉन्ड टूटा, ऐसा बना, फिर H प्लस आया, ऐसी वाली बात नहीं है। ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा था उसी समय ये बॉन्ड इधर आया और ये H प्लस को अपने पास बुला लिया। ये बॉन्ड जैसे टूटा यहाँ प्लस यहाँ माइनस, लेकिन ये माइनस दिखेगा नहीं, वो तुरंत यहाँ चला जाए, तो पता है क्या बन जाएगा? CH2 plus CH3। आया समझ में? सो दिस इज द वे कार्बोकेटायन आल्सो फॉर्म्ड। कोई भी अल्कीन की तरफ अगर H प्लस आता है कार्बोकेटायन बन जाया करता है।
लेकिन उस केस में कार्बोकेटायन बनता जरूर है, लेकिन बनता क्यों है? बिकॉज ऑफ हेट्रोलिसिस ऑफ पाई बॉन्ड, नॉट होमोलिसिस। कार्बोकेटायन तो बना है, लेकिन किसकी वजह से बना है? अगर अल्कीन को एसिडिक मीडियम में रख दिया, HCl H2SO4 में रख दिया, H प्लस ऐसे फ्री में थोड़ी कोई बांट रहा हो, HCl के साथ है ना, H2SO4 के साथ है। अल्कीन को जैसे ही HCl में रखा, तुरंत ये बनेगा। और अब क्लोराइड जो है डेयर कर पाएगा उस पर अटैक करने का, नहीं समझे? अब क्लोराइड उस पर डेयर कर पाएगा, क्योंकि तुमने किस में रखा था इथीन को? HCl में। तो पहले H प्लस इथीन की तरफ गया, इथीन के पाई बॉन्ड का हेट्रोलिसिस हो गया। देख लो धीरे धीरे हेट्रोलिसिस हमारे मैकेनिज्म के क्लोज जा रहे हैं, मैकेनिज्म धीरे धीरे समझ पा रहा है कि कैसे हो रहा था चीज। तो इथीन की तरफ जब H प्लस आया तो इथीन के पाई बॉन्ड का हेट्रोलिसिस हुआ, समझ गए? कार्बोकेटायन बन गया। एनायन क्यों नहीं बना? कार्बोकेटायन ही क्यों बना? एनायन बना भी होगा तो खत्म ना, कंज्यूम हो गया ना, माइनस प्लस जुड़ के न्यूट्रल हो गया, बचा क्या? कैटायन बचा। और उस कैटायन पे फिर कौन जुड़ जाएगा? लेस रिएक्टिव है, फिर भी जुड़ रहा है। उस केस में स्पेक्टेटर ही है, शुरू से स्पेक्टेटर था, लेकिन बाद में उसको जुड़ना पड़ रहा है। आ रहा है समझ में? सर तो पहले CH2 CH2 का बॉन्ड टूटा, सब साथ में, इसका टूटना, इसका इधर जाना, सब साथ में। और वो डबल बॉन्ड है इसीलिए उसमें हेट्रोलिसिस हुआ। अगर सिंगल बॉन्ड होता तब वो अटैक करते नॉन। इथीन का पाई बॉन्ड तोड़ने का तरीका बता रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड में तो ऐसी वाली बात है नहीं। सिंगल बॉन्ड पोलर है तो टूटेगा ही किसी न किसी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में, लेकिन कभी कभी सिग्मा बॉन्ड भी टूट सकता है अगर नॉन पोलर है तो, दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैं बताता हूँ इथीन का बॉन्ड 100% नॉन पोलर है, फिर भी ब्रेक हो रहा है। लेकिन इसको डिराइव कौन कर रहा है, इसको स्पॉन्टेनियस कौन बना रहा है, इस प्रोसेस को कौन मजबूर कर रहा है होने के लिए? अपने आप इथीन जिस डब्बे में बंद है अपना पाई बॉन्ड नहीं तोड़ने वाला। अगर वो H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो HSO4 बनाएगा या फिर SO4? सल्फेट बनाएगा। HSO4 माइनस भी बन सकता है अगर डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड है। डाइल्यूट है तो 2H प्लस और सल्फेट देता है H2SO4। ठीक है, लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो। मैं यहाँ पे मेनली मैकेनिज्म नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि पाई बॉन्ड का भी हेट्रोलिसिस हो सकता है। जैसे सिग्मा बॉन्ड का हेट्रोलिसिस होने से कार्बोकेटायन बनता है, पाई बॉन्ड का भी हेट्रोलिसिस हो सकता है। गुड टू गो? हाँ, और डाउट पूछो। डाउट पूछने में मुझे ज्यादा क्लैरिटी आ रहा है कि तुम लोग किस तरह के प्रॉब्लम फेस करो, बताओ। प्रोपीन में HCl ऐड करके बताओ क्या होगा, कैसे हेट्रोलिसिस होगा, क्या होगा? या प्रोपीन में जब HCl डालेंगे तो होमोलिसिस होगा, क्या होगा? क्वेश्चंस पूछिए। अनन्या क्या टास्क दिया मैंने? इधर इधर इधर। प्रोपीन, प्रोपीन ये है ना बच्चे? मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। प्रोडक्ट में मेजर ये बनेगा बच्चे, ये मेजर होगा, माइनर में ये होगा थोड़ा बहुत। अब स्टेप्स करो। सबसे पहले क्या आया होगा? सबसे पहले H प्लस आया, तो H प्लस इन दोनों में कहीं भी जा सकता है ना, लेकिन जिस पे भी H प्लस जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर ही जाएगा। हेट्रोलिसिस इस तरह से होगा कि H प्लस अगर इस पे गया है ना, दोनों केस ले लें क्या, 1 या 2, किसके पास H प्लस जा रहा है? मान लो 1 पे जा रहा है, अगर H प्लस 1 पे जा रहा है पाई इलेक्ट्रॉन भी इधर आएगा। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और H प्लस जुड़ गया ना उसके साथ, तो क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 प्लस। गुड टू गो। लेकिन अगर H प्लस इस पे गया तब प्लस यहाँ रह जाएगा ना, H प्लस जिस पे भी जाएगा वहीं पे पाई इलेक्ट्रॉन भी जाएगा। अगर H प्लस 2 पे गया तो पाई इलेक्ट्रॉन का हेट्रोलिसिस होके यहीं पे नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव और H प्लस तो न्यूट्रल हो गया ना। क्यों नहीं समझ रहे हैं? पलक कुछ नहीं है, 4 बार एक्सप्लेन करो फिर भी प्रेजेंस ऑफ माइंड है नहीं।
यहाँ रहो ना, दिमाग में रहो ना। इसका हेट्रोलिसिस का 2 ही केस है ना बच्चे, चलो लिख के बता देता हूँ। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बोलो, या फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यही तो 2 केस है। अगर ऐसा टूटा है तो H प्लस तो वहां जाएगा ना, तो ये बनेगा, और ऐसा टूटा है तो H प्लस इस पे जाएगा, तो ये बनेगा। अब बताओ, ये 1 डिग्री C प्लस अभी पड़ा था, ये 2 डिग्री C प्लस, ये ज्यादा स्टेबल होता है ना। अब इस पे Cl जोड़ दो, अब इसी पे Cl माइनस जोड़ दो, 2 क्लोरोप्रोपेन, और इस पे Cl माइनस जोड़ो, Cl माइनस यहाँ आएगा ना, 1 क्लोरोप्रोपेन, इस पे जोड़ा तो आया समझ में। तो यहाँ पे 2 बातें सीखा तुमने, हेट्रोलिसिस पाई बॉन्ड का हुआ, इथीन का प्रोपीन का पाई बॉन्ड का हेट्रोलिसिस हुआ। सबसे पहले H+2 पे गया, यही बना क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। H+ कहाँ जाएगा, आगे चल के मैकेनिज्म बताऊंगा। जब भी अल्कीन पे H+ जाएगा तो उसी कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और सामने वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा। शॉर्टकट इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ, H+ वहीं जाएगा जहां पे H ज्यादा है, रिच गेट रिचर लाइक दैट। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ज्यादा स्टेबल है। देखो, जब रिएक्शन में 2 इंटरमीडिएट बन रहा है तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट पहले बनेगा ना, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मेजर होगा। मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। नोट में बात लिख सकते हो, इफ एनी रिएक्शन देयर आर 2 इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, if in any reaction there are two intermediate formation, then major product is obtained from more stable intermediate. If in any reaction there are two or more than two intermediate forms, अगर किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा इंटरमीडिएट बन रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा। Major product obtained from more stable intermediate. आपने बोला कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा, वहां H चला गया, H+ वहीं गया, तो पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर ही जाएगा ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया है नेगेटिव, और वहां H+ आ चुका है तो न्यूट्रल हो जाएगा ना। सिंपल, जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है H+ वहीं भेजो, और जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहां प्लस आ जाएगा फिर, क्योंकि जहां पे H ज्यादा है वहां नेगेटिव आया था, लेकिन वहां H+ आ चुका है तो वो न्यूट्रल हो गया। यही बात है ना। चलो, कम से कम पाई बॉन्ड का हेट्रोलिसिस हो सकता है, इतना बात समझ में आ रहा है पक्का। बोलो आर्य, बोलो बोलो। इसमें से फॉर्मेशन ऑफ सेकंड इंटरमीडिएट फेवरेबल होगा ज्यादा। अभी बताया ना, आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। थोड़ा बहुत आइडिया दिया, रीजन नहीं बताया है। सबसे ज्यादा इलाइलिक बेंजाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, हाँ लिखो, नेक्स्ट लिखो। आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन में भी पाई बॉन्ड होता है, सुना है कभी? एल्डिहाइड कीटोन में भी पाई बॉन्ड होता है, नहीं होता है क्या? अरे एल्डिहाइड ग्रुप का स्ट्रक्चर याद करना, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इधर गए, 4 बचेंगे। ये एल्डिहाइड है। मुझे बताओ, एल्डिहाइड में ये बॉन्ड पोलर है या नहीं है? सिग्मा भी पोलर है और पाई भी पोलर है, लेकिन अगर एल्डिहाइड का पाई तोड़ना हुआ तो कैसे तोड़ेंगे? O पे माइनस और C पे प्लस। O पे माइनस, यहाँ प्लस, पक्का? सब लोग को आ रहा है समझ में जी? ऐसे ही तोड़ना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा? O के तरफ। कीटोन में भी अगर जरूरत पड़ा तो कैसे तोड़ना चाहिए? ध्यान रखना, ऑक्सीजन पे पहले से 4 इलेक्ट्रॉन है, जरूरत नहीं है उसको दिखाने का भी जरूरत नहीं था, लेकिन दिखा रहा हूं, है ना।
6 में से 2 गए ना इधर, तो 4 बचेंगे। इस बॉन्ड को भी तोड़ना हुआ तो कैसे तोड़ेंगे? R1 C प्लस R2 O माइनस। O माइनस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 दिखाना चाहिए, 4 पहले से था, 2 का इलेक्ट्रॉन भी गया उधर। रिएक्शन हो, पता है ये रिएक्शन अगर ऐसा है, मान लो ऐसा है, ऐसा देखा गया कि जब इसमें HCN जुड़ा तो क्या बना पता है? बताओ HCN ये कैसे टूटेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये कैसे टूटेगा? H प्लस और Cn माइनस। जोड़ो, किसको कैसे जोड़ना है? O माइनस विल टेक, वेरी गुड, OH, यहाँ H, यहाँ पे क्या? देखो यहाँ पाई बॉन्ड का हेट्रोलिसिस हुआ और सिग्मा बॉन्ड का भी हेट्रोलिसिस हुआ। HCN बॉन्ड में सिग्मा है, वो भी टूटा, यहाँ पाई बॉन्ड भी टूटा। 2 हेट्रोलिसिस होने के बाद 2 सिग्मा बना भी है, एक कार्बन साइनाइड, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन। एक पाई टूटा, एक सिग्मा टूटा, लेकिन 2 सिग्मा बना। और जब भी यहाँ ब्रेकिंग है तो हेट्रोलिसिस ही है, होमोलिसिस कहीं नहीं है। इसका मैकेनिज्म समझे? इसको देखने का नजरिया ये, और इसको देखने का नजरिया H प्लस N, और कोई नजरिए से तो देख नहीं सकते इसको। रिएक्शन हो, नजरिया बदलो, तेज बदलेगा। लिखो जल्दी लिखो। साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन सब पढ़ेंगे फ्यूचर में, अभी तो फिर हाइड्रोलिसिस कॉमन नेम बता रहा हूँ। आईपीसी नेम तो यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, सॉरी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप OH नहीं है, CN है, तो यहीं से नंबरिंग शुरू होगा। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू होती है, ध्यान में है? तुम अकेले नहीं हो क्वेश्चन गलत करने वाला, सबको ऐसे ही लगता है। मैं जिसके तरफ देख लेता हूँ उसको लगता है मेरे को ही सुनाने वाला है। मैं करूँ तो करूँ क्या? ये क्वेश्चन दिया था ना अभी टेस्ट में, हो गया था। अरे बहुत लोग यहाँ गलत किए थे भाई। अच्छा तेरा हो गया था, इसी से सिंगल डिजिट आया था क्या? हाँ? सर लेकिन एक ही ऑप्शन था जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले था। कार्बोक्सिलिक तो है ही नहीं यहाँ पे। नहीं, आपने जो क्वेश्चन दिया था हाँ उसमें एक ही था। जो भी है, ये सब क्वेश्चन भी गलत कर रहे हैं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। सो हेट्रोलिसिस होमोलिसिस समझ में आ गया? क्या हेट्रोलिसिस सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का होता है? पाई बॉन्ड का भी होता है, लेकिन हेट्रोलिसिस के लिए हमेशा कोई ना कोई रिएजेंट होता है। ध्यान रखना, वो रिएजेंट भी आयनिक होगा, रेडिकल नहीं होगा। अब देखो ना, H प्लस आ रहा है ना, रेडिकल नहीं आ रहा है। A radical can generate another radical, cation can generate another cation। जब अल्कीन की तरफ H प्लस आया तो कार्बोकेटाइन बना, मतलब केटाइन केटाइन ही जनरेट किया, रेडिकल रेडिकल जनरेट किया, एनायन एनायन जनरेट करेगा। समझ में आ रहा है? पक्का? आगे बढ़े? मैं फिर बोलूं, हेट्रोलिसिस हो या होमोलिसिस हो, वहां हेल्पर कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे रिएजेंट ही ज्यादातर यूज होता है फॉर हेट्रोलिसिस। रिएजेंट कौन कौन सा? जैसे H प्लस, साइनाइड, मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ज्यादातर यूज होता है किसके लिए? हेट्रोलिसिस के लिए। मैं बताऊं, अभी जितनी भी बातें क्लास में चल रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बना रहे हैं धीरे धीरे हम, GOC2 सिखाने के लिए। ऑर्गेनिक समझ में आए मैकेनिज्म, उसी के बेस बन रही है धीरे धीरे। अगर ये समझ में आ रहा है तुमको, तो फ्यूचर में यही रिएक्शन तो याद भी करना है कि एल्डिहाइड कीटोन HCN होगा तो ये बना देना, ये रटना भी है। अल्कीन और HCl होगा तो क्या बना देंगे, फ्यूचर में उसी को याद करना है। अल्कीन और HCl होगा तो क्या बना देंगे, पहले H प्लस आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर Cl माइनस आएगा। रिएक्शन हो, साइनोहाइड्रीन। नाउ लिखो। अब मैं यहाँ पे ना
कार्बन तीनों के बारे में बता देता हूं, थोड़ा इंटरमीडिएट हेडिंग दे सकते हो। कार्बन फ्री रेडिकल क्या क्या पॉइंट्स होंगे? कार्बोकेटायन, कार्बोनियम, डिफरेंशिएशन आयन। देख लो पहले, समझ लो, है ना, बहुत सारे पॉइंट है। कार्ब एनायन, देखो इसको सी पे डॉट बोलते हैं, सी पे प्लस, सी पे माइनस, लेकिन लिखने का तरीका क्या है देखो। कार्बन जिसके पास एक डॉट आ चुका है उसके पास 3 ग्रुप होगा, समझ गए? जिसके पास प्लस है उसके पास भी 3 ग्रुप होता है। कार्बोकेटाइन जब बनता है, और कार्बेनाइन ना, देखो इसके पास 3 ग्रुप तो होगा बट ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा ये, क्योंकि जो लोन पेयर है ना वो किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। हाँ, कार्बेनाइन ना, कार्बेनाइन के पास जो लोन पेयर है वो हाइब्रिड में होगा, समझ गए? इसके पास एमटीपी ऑर्बिटल होगा, इसके पास हाफ फिल्ड पी होगा। बातें समझना। कार्बन फ्री रेडिकल के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ऐसा समझे? इन तीनों का नाम होता है sp2। क्लियर है? जिसके साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, इसके साथ कोई ना कोई बॉन्ड बनाया हुआ है, समझ गए? अगर H लेते हो तो ऐसे बना देंगे H, नहीं समझे? कार्बन फ्री रेडिकल के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, तीनों का नाम sp2 है, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड हाफ फिल्ड p होता है। कार्बोकेटाइन के केस में भी ऐसा है, 3 हाइब्रिड होगा, समझे, जिसके साथ हो सकता है H या कोई ग्रुप जुड़ा होगा, समझ गए? और इसके पास एक MTP होगा, समझ गए? MTP, इसके पास क्या है? हाफ फिल्ड पी। और इसके पास 4 हाइब्रिड होगा, ठीक है, चारों हाइब्रिड होगा, 3 के साथ कोई ना कोई जुड़ा है, और एक हाइब्रिड में लोन पेयर है जो हेटरोलिसिस से आ गया उसके पास। तो कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बेनाइन के बारे में हम कुछ कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं जो याद रखनी पड़ेगी, है ना। इसके पास sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है, 7 इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, समझ गए? पैरामैग्नेटिक है, फॉर्म ड्यू टू होमोलिसिस, फॉर्म्ड ड्यू टू, कैसे बनता है? होमोलिसिस से बनता है, ठीक है, फॉर्म ड्यू टू होमोलिसिस, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, क्यों? 7 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना। अरे यस नो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। मैं किसी से भी ये सारे सवाल पूछ सकता हूँ, रेडिकल के बारे में सब बातें बताओ जितना मैंने लिखा है। तो अभी डाउट पूछो जो नहीं आ रहे समझ में। sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड है इसीलिए पैरामैग्नेटिक है, फॉर्म ड्यू टू होमोलिसिस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यस नो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2, तो 1 × 3 ना, 1+2, 1 × 1+2, √3bm, बोर्स मैग्नेटॉन, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। इसमें भी बात करोगे तो sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है, 6 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, डाई मैग्नेटिक है ना, फॉर्म्ड ड्यू टू हेट्रोलिसिस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, कैन बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। क्या ये सही है बोलना? न्यूक्लियोफाइल इसके तरफ इंटरेस्ट दिखाएगा ना, इलेक्ट्रोफाइल तो दिखाएगा नहीं। पॉइंट वाइज पॉइंट ये सब याद रख सकते हैं। इसमें sp3 है, पिरामिडल है, यही वाला शेप डिसाइड करेगा, लोन पे डिसाइड नहीं करेगा,
शेप ये डिसाइड करेगा, देखो ना, नहीं अमोनिया जैसा शेप है, अमोनिया याद है, हाँ 3 ऐसे सिग्मा एक लोन पेयर ऊपर, तो पिरामिडल है, 8 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, फॉर्म्ड ड्यू टू हेट्रोलिसिस, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच बोल दो, कंप्लीट ऑक्टेट है, लेकिन फिर भी नेगेटिवली चार्ज है ना, तो रिएक्टिव तो होगा। मैं बताऊं, हाँ, कैन बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। मैं बताऊं ये सारे रिएक्टिव है बच्चे, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन के दौरान बना और कंज्यूम हो गया, मतलब इन सब के लिए वो सब वर्ड अप्लीकेबल है, हाईली एनर्जेटिक, हाईली अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव, ये सारे। लेकिन अगर ये बातें याद रख लेना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और थोड़ा हमें हेल्प मिल जाता है। अभी फ्यूचर में ये सब बहुत बार आएगा ना, तो इंटरमीडिएट एक ही जगह पे याद रख लेना चाहिए हमें। लिखो, जल्दी जल्दी लिखिए। हाँ, कुछ डाउट पूछना है इसमें? ये एनी हाउ याद ही होना चाहिए। हाफ फील्ड पी है, हाँ, मतलब एक पी में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है लेकिन एक ही है, और यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल एम्प्टी रह सकता है, वहाँ फुल्ली फिल्ड sp3 है, फुल्ली फिल्ड sp3, हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है, वहाँ पे एटॉमिक में लोन पेयर नहीं है। हालांकि फ्यूचर में मैं आपको सिखा दूंगा कि ये sp2 भी होता है, कार्बोकेटाइन कभी कभी sp2 भी होता है, कार्बोकेटाइन की दोनों पॉसिबिलिटी होती है, इवन रेडिकल भी कभी कभी sp3 होता है, वो केसेस थोड़ा अलग है, लेकिन इन जनरल अगर पूछे रेडिकल क्या है तो sp2 बोलना है, कार्बोनाइन क्या है sp3 बोलना है, समझ गए? लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया रख लेना कि रेडिकल sp3 भी होता है कभी कभी, ठीक है, और कार्बोनाइन sp2 भी होता है। अभी लिख के रख लो, अगर ये रेडिकल है तो sp2 है, और ये रेडिकल है, बस एक क्वेश्चन लिख के रख लो sp3 है, रीजन पता करना why, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया आपको, ये एक बार एम्स में क्वेश्चन आया भी है, CH3 डॉट का हाइब्रिडेशन बताओ और CF3 डॉट का हाइब्रिडेशन बताओ। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं आपको कि जो ये कार्बोनाइन है और ये जो कार्बोनाइन है, ये इसमें sp2 है या sp3? ये क्वेश्चन भी अब नहीं आया तो नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉमन बात है, ये भी क्यों पता करके लाइए। हालांकि इसका आंसर आपको मिलेगा रेजोनेंस में, और इसका आंसर मिलेगा जब आप हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पढ़ोगे। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जब ये पढ़ोगे तब इसका आंसर मिल जाएगा। सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करो लिखने का अच्छे से। और इस केस में रेजोनेंस में इसका आंसर मिलेगा, जो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे GOC1 में। आगे ये बातें क्लियर होगी, यहाँ पे ये बातें एकदम क्लियर हो जाएगी कि sp2 क्यों है, sp3 क्यों है, समझ गए? ठीक है, नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट रेडिकल। नाउ लिखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। एक बार फिर से मैं बताऊं कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, GOC1 के बारे में समझा, क्या क्यों पढ़ना है, TS एंड इंटरमीडिएट पढ़ा, यस और नो, फिर हमने रिएजेंट भी पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, फिर हमने पढ़ा बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना, और बॉन्ड ब्रेकिंग में हमने C डॉट, C प्लस, C माइनस सबके बारे में पढ़ा, बॉन्ड ब्रेकिंग की कंडीशंस पढ़े, होमोलिसिस पढ़े, हेट्रोलिसिस पढ़े। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी भी आप पेज पलट लीजिए, सारी बातें लिखी हुई है। इंट्रोडक्शन में 2-3 रिएक्शन के थ्रू समझाया कि GOC1 क्यों पढ़ना है, TS और इंटरमीडिएट में डिफरेंस समझाया, है ना। अगर GOC1 में लेक्चर 1 से लास्ट तक रिवाइज करके नहीं आ रहे हो
तो बहुत मुश्किल है कि ऑर्गेनिक समझ में आएगा। आपको एक एक पेज याद होना चाहिए, एक एक लाइन याद होना चाहिए। कार्बोकेटायन जो अभी लिखा ना, वो पेज कॉपी के लेफ्ट पेज में, राइट पेज में, ये तक याद होना चाहिए। इस अंदाज में आपको रटना है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग, होमोलिसिस, हेटरोलिसिस का कंडीशन सब कुछ बता दिया। अब हम लोग किस में जा रहे हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। और उस दिन बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ते क्यों है ना? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्यों पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो लिख लीजिए, जज्बात लिख के पहले, ये बात फिर से मैं लिखवा देता हूं, है ना। इफ, ये बात पहले भी लिखाया था लेकिन दोबारा लिखवा देता हूं। इफ रिएजेंट is electrophile, it will look for the centers in organic compound which are electron rich. नहीं, if reagent, ये पहले भी लिखवा दिया लेकिन दोबारा भी लिखवा रहा हूं। if reagent is electrophile, it will look for the centers in the organic compound which are electron rich. और ये सिर्फ ढूंढेगा नहीं, उस पर अटैक करके बॉन्ड भी बना लेगा। नहीं, बस इतना ही लिख लो, बॉन्ड बना लेगा ऐसा जरूर नहीं है, बस इतना ही लिख लो। लिखा? लुक फॉर द सेंटर्स विच आर इलेक्ट्रॉन रिच, एंड चाहो तो लिख सकते हो एंड अटैक वन ऑफ देम, एंड विल अटैक वन ऑफ देम एंड फॉर्म बॉन्ड विथ इट, है ना। ये हो गया। सिमिलरली इफ रिएजेंट इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, सिमिलरली इफ रिएजेंट इज एंड फॉर्म बॉन्ड विथ इट, हो गया यहां तक, फटाफट लिखिए। एंड इफ रिएजेंट इज, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना, मतलब मान के चलो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो बार बार बोल रहा हूं, है ना। और सोचो ये कितना इजी है, लाइफ में तो ये बात समझता ही है संघर्ष, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। नहीं, पूरा फंडा देख रहा है, कितना क्लियर है। हाँ, एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, क्यों मतलब संघर्ष का नाम लिया इसलिए तू लोग हंस रहे हैं? तू नहीं समझता सोम? हाँ हाँ, लिखो क्या लिखा? इफ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इज रिएक्टिव, इट विल लुक फॉर द सेंटर्स, है ना, which are electron deficient and attack one of them and may form bond with it, है ना। हमें ये कैसे समझेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा कार्बन या कौन सा आइटम इलेक्ट्रॉन रिच है और कौन सा आइटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? कैसे समझेगा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। तो लिख लो, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वी कैन प्रेडिक्ट द, with the help of electronic effect we can predict the relative electron densities. With the help of electronic effects we can predict the relative electron densities. With the help of electronic effects we can predict the relative electron densities on different atoms of the organic compound. We can predict the relative electron densities on different atoms of the organic compound. और अगर ये पता चल गया आपको कि कौन सा आइटम इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन सा डेफिशिएंट है, तो मैकेनिज्म प्रोसीड करने में आसानी होगी। कौन सा बॉन्ड का हेटेरोलिसिस करना है, किसका होमोलिसिस, ये भी समझ पाएंगे। किसको तोड़ना है, किसको जोड़ना है, सब समझ पाएंगे कि नहीं? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है, अब इसके टाइप्स लिखो। टाइप्स है ना, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। परमानेंट के 3 टाइप हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस और मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को इलेक्ट्रोमेरिक भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पता है, ये आज के क्लास में हमने डिस्कस भी कर लिया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। अल्कीन की तरफ H+ आया तब पाई बॉन्ड टूटा, वही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। या कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटा था जब साइनाइड आया, तो किसी बॉन्ड का टूटना रिएजेंट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। अभी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने आइडिया दिया कि हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। नाउ हेडिंग 2 सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट।
ठीक है। रेजोनेंस या मेसोमेरिक, फिर इंडक्टिव एंड लास्ट में क्या हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये सिर्फ केमिस्ट्री या जीओसी का कॉपी है ये पूरा, सिर्फ जीओसी है। तो लेक्चर वाइज क्यों नहीं लिख रहे हैं? अच्छा लिख रहे हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2 में तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ होमोलिसिस ही हुआ था। तो लेक्चर 2 कहाँ लिखा है? हाँ लेक्चर 2 ऐसे लिखना है सबको। लेक्चर 2 तभी तो रिवाइज होगा ना। आज लेक्चर 3 शुरू हुआ है, किधर लिखा लेक्चर 3? हाँ लेक्चर 3 लिखो ना, लेक्चर 3 मिसिंग है ना। अच्छा कॉपी बना रहे हो, बस लेक्चर और डेट वगैरह सब लिखते चलो, ठीक है। हाँ तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट बात करें, बोलो। परमानेंट और टेम्परेरी में क्या मतलब है पहले वो भी समझ लें। ध्यान रखना, टेम्परेरी जैसे आपने देखा कि इथीन अपना बॉन्ड तब तोड़ा जब H+ आया, याद है? H+ आने के वजह से ये बॉन्ड टूटा, याद है? कहीं पे मान लो ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, अभी बताया था ना। तो यहाँ प्लस आ गया और इधर क्या बन गया, ऐसा, याद है? ये नहीं आता तो क्या ये बॉन्ड टूटता? ये नहीं आता तो क्या ये बॉन्ड पोलर भी था? क्या नहीं आता तो पोलर भी नहीं था। इसके प्रेजेंस में ये टूटा, ये नहीं आता तो बॉन्ड नॉन पोलर था। अरे ऐसा नो। नाउ ये बताओ, अगर CH3Cl है तो कोई आने के बाद ये बॉन्ड टूटता है, नो डाउट। Cn- आ रहा था तब ये बॉन्ड टूट रहा था, ये सुनो। लेकिन बताओ अगर नहीं भी आता तो भी तो ये पोलर ही था ना। अगर Cn- नहीं आता तो भी हम यहाँ डेल प्लस और यहाँ डेल माइनस बोलते। लेकिन अगर ये नहीं आता तो यहाँ प्लस माइनस बोल सकते थे क्या? नहीं बोल सकते थे। तो ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी है। किसी के प्रेजेंस में पोलराइज हुआ और ब्रेक भी हुआ, पोलराइज भी हुआ और लेकिन ये पहले से पोलराइज्ड है, किसी के प्रेजेंस में सिर्फ ब्रेक हुआ। मेरी बात समझ रहे हो? टेम्परेरी का मतलब ऐसा होता है कि कोई आया तो पोलराइज भी हुआ और टूट भी गया। परमानेंट का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि ये बॉन्ड पहले से पोलर है, किसी आने की वजह से ब्रेक हुआ है। अंतर है दोनों बातों में, क्लियर है? यहाँ पे साइनाइड आता है तब टूटता है, लेकिन पहले से क्या है? वो पहले से पोलर ही है ना। बोलो आ रहा है थोड़ा समझ में? इसके आने के वजह से ये ब्रेक हुआ, लेकिन क्या ये पहले से पोलर नहीं था क्या? तो ये बॉन्ड पोलर था, वो परमानेंट है या टेम्परेरी? अब ये C+C पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर है पहले से, लेकिन इसके आने की वजह से जब दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करता है ना, देखो दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करता है ना, तो इसमें पार्शियल पोलराइजेशन आती है, यहाँ डेल प्लस या डेल माइनस क्रिएट होता है। जैसे जैसे पास आएगा ना उतनी ही इसमें पोलैरिटी आएगी। ये दोनों डिस्टेंस पे है तो ये नॉन पोलर है, लेकिन दोनों पास आए तो इसमें पोलैरिटी आ गई। मेरी बात समझ रहे हो? तो पोलैरिटी टेम्पररी आई ना, फिर दूर जाएगा तो खत्म। अरे सुनो, लेकिन ये पास है या दूर है? ये हमेशा ये है या नहीं है? पोलर है या नहीं? बताओ, टेम्पररी है या परमानेंट पोलरिटी? परमानेंट पोल। तो थोड़ा बहुत समझ में टेम्पररी एंड परमानेंट किस सेंस में बोल रहे हैं? इथिन पोलर है क्या? नहीं, लेकिन टेम्पररी उसमें पोलरिटी आ जाती है जब H+ उसके पास आता है। मेरी बात समझ रहे हो? जितना पास उतनी ही ज्यादा पोलर, और पास समझता है? जैसे दूर जाएगा फिर लेकिन ये पास आएगा तो पोलैरिटी बढ़ सकता है, हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन दूर जाएगा तो पोलैरिटी खत्म तो नहीं होगी ना। तो ये परमानेंटली पोलर है, मतलब परमानेंटली ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, परमानेंटली ये और ये इलेक्ट्रॉन, क्या परमानेंटली ये इलेक्ट्रॉन रिच है या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? परमानेंटली है क्या? टेम्पररी हो सकता है। मेरी बात, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब है कि मॉलिक्यूल में इटसेल्फ पोलैरिटी है विदाउट
प्रेजेंस और अब्सेंस। कोई रिएजेंट आया तो पोलैरिटी बढ़ जरूर गया, लेकिन जाने से खत्म नहीं हो रहा है। थोड़ा सा खुद से लिख पाओगे परमानेंट किस सेंस में बोल रहे हैं? इन ए मॉलिक्यूल, इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, इफ सम एटम आर हैविंग इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, है ना, एंड सम आर इलेक्ट्रॉन रिच ऑलरेडी विथ और विदाउट प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, तो परमानेंट हो गया ना वो। बट इन ए मॉलिक्यूल, इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर विल बी क्रिएशन ऑफ अपोजिट पोल्स इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। जैसे ही रिएजेंट गया फिर से नॉन पोलर हो गया। तो उस तरह के इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेरी। लिख पाओगे क्या जज्बात? फिर इंडक्टिव कर लेंगे, लेकिन पहले ये लिख लो। इंडक्टिव तो करना ही है हमें, लेकिन परमानेंट और टेम्परेरी इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर ही लिखो। ये जज्बात लिखने के बाद इंडक्टिव के अंदर ही लिखो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। परमानेंट मतलब in a molecule or compound, organic compound, there is already some atom which are electron rich and which are some are electron rich and some are electron deficient, है ना? They are there with or without reagent. Polarity is there. Different electron densities are there with or without reagent. Different electron densities are there with or without reagent. सुनिए नहीं रहे, 4-5 बार बोल दिया, है ना? परमानेंट मतलब क्या? इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम एटम्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सम आर रिच परमानेंटली विद और विदाउट रिएजेंट। रिएजेंट आ रहा है तो पोलैरिटी बढ़ जरूर जाएगा, लेकिन रिएजेंट नहीं है तो भी पोलर है, तो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे कम है, इस पे ये नहीं भी आएगा तो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा कम है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बट इथीन में किसी एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और कम नहीं है, अपने आप तो नहीं है, कोई रिएजेंट आया तब जाके पोलैरिटी आई। इफ देयर विल बी पोलैरिटी और different electron densities will be created in the presence of reagent, then it is temporary. Presence of reagent में वो बातें हुई, है ना? पता है ये चीज समझना, डेली लाइफ में भी इस बात का सिग्निफिकेंस है कि कोई इंसान ही ऐसा है तो क्या ही कर सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन कोई टेम्पररी, कोई ऐसा डिस्ट्रैक्टेड है तो उसको दूर करो ना, तो सुधर जाएगा वो। समझ गया ना? देखो अब बोलने का बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल टेम्परेरी परमानेंट समझ रहे हो? बोलो, है ना? मेरी बात समझ क्या? There will be polarity or different electron densities in the presence of reagent. There will be polarity or different electron densities in the presence of reagent. Now, inductive effect है क्या समझो? इंडक्टिव की तरफ आते हैं। मान लेते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड है, चलो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, ठीक है? लिख दिया, ऐसा हो गया। अब मुझे बताओ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा तो पोलर होता नहीं, सॉरी नॉन पोलर नहीं होता, मतलब पोलर ही, उल्टा बोल दिया, ज्यादा पोलर नहीं होता, नॉन पोलर ही होता है। गुड टू गो। और कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, वो भी नॉन पोलर है। वो भी नॉन पोलर होता है। क्या हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन की तरफ ज्यादा है? नहीं। या ये वाला इलेक्ट्रॉन इन दोनों में किसी एक की तरफ ज्यादा है? मतलब यहाँ पे लगभग हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ऑन डिफरेंट कार्बन आर अप्रोक्सीमेटली सेम। लेकिन अब क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा लेते हैं और उसके किसी एंड में या कहीं भी, जरूरत नहीं है एंड में ही, चलो यहाँ फ्लोरीन लगा देते हैं। फ्लोरीन लगा दिया तो फ्लोरीन लगाने से ये बॉन्ड तो परमानेंटली पोलर हो गया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो यहाँ पे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गया? एक मैंने अल्केन लिया, एक अल्काइल फ्लोराइड लिया, ऐसे समझो। मतलब ये एक अलग क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। ये किसी ने मुझे दे दिया, मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ, इसको भी एनालाइज कर रहा हूँ। इसको एनालाइज करने से हमें पता चला कि कोई भी किसी भी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और कम
नहीं है, बट इन दिस केस वी कैन से दैट देयर इज ए परमानेंट पोलर बॉन्ड। यहाँ पे कोई ऐसा परमानेंट पोलर बॉन्ड नहीं था, यहाँ पे एक परमानेंट पोलर सिग्मा बॉन्ड है, और इसके वजह से ना इस पे डेल माइनस और इस पे क्या आया, डेल प्लस आया। तो ऐसा होने से ये बॉन्ड में भी पोलैरिटी आएगी। ऐसे समझना कि यहाँ अगर -100 आया ना बच्चे, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो यहाँ +100 आएगा, ठीक है, ESU। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर खिंच जाएगा ना, तो इधर हम लिख देंगे +70 ESU, और इधर लिख देंगे +30, डबल डेल प्लस, मतलब और कम। समझ रहे हो? डेल प्लस का मतलब होता है चार्ज यहाँ पे है, यहाँ और कम है। यहाँ आया था -100, यहाँ +100, लेकिन ये बॉन्ड थोड़ा पोलर हो गया, उससे यहाँ आ गया +30। समझ गए? बोलो। अब यहाँ प्लस आने से ये बॉन्ड भी थोड़ा पोलर हो गया, तो ये कम होके हो गया मान लो 20 ESU, इधर कितना आ गया 10 ESU, यहाँ 3 बार डेल प्लस। समझ गए? फिर यहाँ पे भी थोड़ी पोलैरिटी आई, और ये हो गया मान लेते हैं 7 ESU। समझ गए? और ये हो गया 3 ESU। अब आगे नहीं जाता है, इतना तक तो दिखता है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इज द polarization of adjacent sigma bonds because of a permanent sigma bond. Polarization of adjacent sigma bonds because of permanent sigma bond. Polarization of adjacent sigma bonds due to permanent sigma bond. ये परमानेंट सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से सामने वाले बॉन्ड का थोड़ा थोड़ा खिंच जाना, पोलराइज हो जाना, कहलाता है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। समझ गए? बोलो। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, आज यहीं तक रहने देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ के आना है, ठीक है।